तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकें। एक डेढ़ साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। ये प्रस्ताव दिया है, ये प्रस्ताव थोड़ा पॉजिटिव है। क्या कहीं जान लग रही है उनसे? ये यहीं रहेगा, किसान यहीं रहेगा, इतने सारे काम नहीं निपटते, किसान यहाँ से नहीं जाता। खेती मंडी नहीं टूटने देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। किसान आंदोलन के लिए आज बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का 57वां दिन। लेकिन कल सरकार और किसानों के बीच जो 10वें दौर की बातचीत हुई, वहां से कुछ उम्मीद बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कृषि कानून को लेकर सरकार के साथ किसानों का सुलह हो जाएगा। ऐसी उम्मीद इसलिए क्योंकि कल की बैठक में सरकार ने नए कानून पर करीब 1.5 साल तक रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है, और इस पर आज दोपहर 12 बजे किसान सिंघू बॉर्डर पर चर्चा करेंगे। और कल यानी 22 जनवरी को सरकार के साथ 11वें दौर की बैठक करके सरकार को फैसले की जानकारी देंगे। और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि ट्रैक्टर रैली निकालने पर किसानों और पुलिस अधिकारियों के बीच भी आज तीसरे राउंड की बैठक होगी। यानी अब से 1 घंटे बाद किसान नेता और पुलिस अधिकारी आमने सामने होंगे इस मुलाकात के लिए। तो सरकार के प्रस्ताव से उम्मीद बड़ी है, लेकिन क्या इस प्रस्ताव में आपको ये भी दिखाते हैं, सरकार ने दरअसल 2 प्रस्ताव किसानों को दिए हैं और किसान आज इन्हीं दोनों प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि कमेटी बनाएंगे और सिफारिशें लागू करेंगे। तो किसानों का यह कहना है कि कानून वापसी से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं। सरकार कह रही है कि 1.5 साल तक कानून लागू नहीं करेंगे, तो वहीं किसान कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून आपको वापस लेने होंगे। ट्रैक्टर रैली से कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, सरकार का यह कहना है। तो वहीं किसान कह रहे हैं कि हर हाल में हम ट्रैक्टर रैली को निकालेंगे। 26 तारीख यानी गणतंत्र दिवस पर हम भी परेड में शामिल होंगे। तो ये पूरी परिस्थिति आपने देखी, लेकिन इस बीच सुनिए बयानों में क्या सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अल्प समय के लिए कृषि सुधार कानूनों को स्थगित किया है। क्रियान्वयन कुछ दिनों तक नहीं हो सकेगा, लेकिन पूर्व में भी और आज भी हमने विस्तार पूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए। सरकार ने एक ये निवेदन किया, एक खुले मन से प्रपोजल दिया कि सरकार 1.5 साल तक इनको सस्पेंड कर देगी और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एफिडेविट देगी कि भाई जब तक ये सस्पेंड रहेंगे तब तक इनको लागू नहीं किया जाएगा। और उस पीरियड के दौरान एक कमेटी बनेगी किसान नेताओं की और सरकार की, और वो उस टाइम पीरियड के अंदर अपना कोई फैसला, कॉन्क्रीट फैसले पर पहुंचेगी। और यदि उस समय तक कोई सहमति नहीं बन पाती है तो उस सस्पेंशन पीरियड को बढ़ाया भी जा सकता है। ये भी सरकार ने बात कही आज मीटिंग के दौरान। और आइए आपको प्रस्ताव भी दिखा देते हैं। सरकार कह रही है कि बैठक में किसानों को जो 2 प्रस्ताव दिए गए हैं, उसमें 1.5 साल का करीब सरकार ये वक्त कह रही है जब तक कानून लागू नहीं होगा। और ये आप समझ लीजिए कि 1.5 साल का ये समय लंबा पीरियड है, और ऐसे में किसान अपने घरों को वापस लौट सकते हैं। लेकिन इस संबंध में कोर्ट में हलफनामा देने के लिए सरकार तैयार है, यानी किसान किसी संशय में न रहे, उनको भरोसे में लेने की पूरी तैयारी। तो वहीं एमएसपी पर बातचीत के लिए नई कमेटी बनाने के लिए भी सरकार तैयार है। अब देखना यह है किसान इसे मंजूर करते हैं यानी। कमेटी में कह रही है सरकार की सरकार और किसान दोनों के ही प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। कृषि कानून पर कमेटी की सिफारिशों को लागू करेंगे, यानी अगर जो भी संशय किसानों के मन में है, जो बदलाव वो चाहते हैं, उस पर ये कमेटी विचार करे। बैठक में किसानों को ये 2 अहम प्रस्ताव दिए गए हैं। आइए आपको कुछ और ऐसे अहम स्टेटमेंट्स हैं जो अब आगे यानी भविष्य की दिशा तय करेंगे, उन पर क्या तस्वीर अब तक साफ हो रही है। दोनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए। और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को
स्थगित करने के लिए सहमत है। हमने वो प्रपोजल टोटली रद्द कर दिया क्योंकि हम चाहते हैं हम ये टोटली कानून जो तीनों रिपील किया जाए, एमएसपी लीगलाइज कानून ले आया जाए। सरकार की तरफ से जो प्रपोजल सरकार, हाँ जी, वो उसमें आपको कोई मेरिट नजर नहीं आ रहा, क्या डील है वो डील ये करना चाहती है कि एक बजे हमको कहाँ से उठाना चाहती है, उसकी मंशा हमने शुरू से बोला है कि हम ये तीनों कानून रिपील कराने के लिए बैठे हैं, हम इसके अलावा कोई बात नहीं मानने। तो अब सरकार के इस प्रस्ताव के बाद भविष्य की रणनीति क्या होगी, क्या किसान मान जाएंगे, यह अहम सवाल इस वक्त है और इसीलिए चर्चा करने के लिए हमने अलग अलग पक्षों को डिबेट में आमंत्रित किया है। बीजेपी से हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम साहब आ गए हैं, आप सांसद हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी। शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंगठन के और सरकार के साथ जो कमेटी किसानों की बातचीत कर रही है उसका हिस्सा है। बलदेव सिंह सिरसा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। कृष्णबीर चौधरी जी हमारे साथ आ गए हैं, भारतीय कृषक समाज के आप अध्यक्ष हैं और इसके अलावा हमारे साथ अभय दुबे जी आ गए हैं कांग्रेस पार्टी से। शुरुआत में जफर इस्लाम जी आपके साथ करना चाहूंगी। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, हल तो आप निकाल नहीं पाए कोई, लेकिन अब यह है कि 1.5 साल तक ये कानून टलेगा। लेकिन बड़ी बात यहां से ये कि क्या इसे सरकार की विफलता के तौर पर अब देखा जाएगा? देखिए, जब आप देश के ऐसे वर्ग अन्नदाताओं से बात कर रहे हैं तो उनकी हर बातों को सर आंखों पर रखते हुए सरकार जो है बराबर एक कदम आगे बढ़ के उनकी बातों का ध्यान रखती है। तो इसको किसी तरह से विफलता और सफलता के तौर पर नहीं देखना चाहिए, इसको सिर्फ इस तरह से देखना चाहिए कि सरकार जो है कितनी जो है सेंसिटिव है, सिंसियर है जो अपने अन्नदाताओं के प्रति, और इसीलिए उनकी जो भी ऑब्जर्वेशन होगी इमीडिएटली उसका समाधान ना निकल पाए, इसलिए सरकार ने ऐसा भी प्रपोज किया। 2 महीने बीत गए, उसके बाद याद आया ना इस प्रस्ताव के बारे में जिसका जिक्र शुरू से हो रहा था कि कानून अगर टले तो क्या समाधान हो सकता है? नहीं मीनाक्षी जी, सच पूछिए तो देखिए, अगर 6 जून को जब ये पास हुआ था 2020 में, जो इसका जब ये ऑर्डिनेंस आया था, उसके बाद भी अगर कोई ऐसी चर्चा होती किसान भाई बहनों के साथ तो शायद आज ये दिन नहीं देखने होते। लेकिन चूंकि आज हालात ऐसे हैं कि किसान भाई बहन भी एक मन बना के बैठे हैं कि इसको उसमें जो भी रद्द बदल चाहिए, कोई भी चेंजेस चाहिए, उसको करवा के ही रहना है। तो हमने उनको वो मौका दिया है कि चलो भाई 6 महीने में भी हो सकता है, 1 साल में भी हो सकता है, 1.5 साल में भी हो सकता है, एक अवधि तय कर ली है कि इसके बीच में हम उसका समाधान निकाल लेंगे और इस चीज को और उनके सेटिस्फैक्शन से निकाल लेंगे। देखिए, कानून एक ढांचा होता है, कानून में कोई ढांचे में कोई हो सकती है, कोई कमियां हो सकती हैं, कोई सर, लेकिन ये सारी बातें तो पहले दिन भी थी ना, लेकिन अब शायद कहीं ना कहीं आशंका सरकार के मन में ये भी है कि कहीं बजट सत्र पूरा सुहा ना हो जाए, इसलिए अब ये फैसला लेना जरूरी है, वरना हर दिन संसद के भीतर हंगामा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सरकार हर चीज के लिए चर्चा के लिए बराबर तैयार रही। ये वो सरकार है जो कटघरे में अपने आप को बराबर खुद से रखती है ताकि देश ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपने आप को, सरकार को कटघरे में रखना चाहिए, हम रखते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीजें हो जिसका समाधान जो है चर्चा से निकले, वो निकलता चाहिए। जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, हम बराबर चर्चा करते हैं उसमें, कभी हम न उनसे भागे। बल्कि वो लोग ऑपोजिशन लीडर्स के बारे में मैं खुद देखा, जब उनको चर्चा करनी चाहिए थी तो वो भाषण देने के बजाय बाहर में भाषण दे रहे थे, अंदर में चर्चा करने के बजाय वो टीवी के सामने खड़े होने चाहते थे, ना कि पार्लियामेंट में बैठ के भाषण देना चाहिए था, उनको अपनी बातें रखनी चाहिए थी। वो खुद हमने देखा है कि उनकी सिंसियरिटी क्या होती है। आज पीछे से कांग्रेस पार्टी और बाकी लोग जो है इसको जो बल देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अपनी कॉन्डक्ट को देखना चाहिए कि लेकिन जफर इस्लाम जी, जो आप बात कह रहे हैं, फैसला तो इस पर किसानों को लेना है। कक्का जी हमारे साथ मौजूद है। कक्का जी, क्या अब ये मान लिया जाए कि आंदोलन खत्म हो जाएगा और किसान मान लेंगे सरकार के इस प्रस्ताव को? अब तो वही हो गया जो आप चाहते थे। नहीं, वो तो नहीं हुआ है। सरकार का जो प्रस्ताव है आपने बताया, और आपने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि सरकार को इस स्टेप से प्रस्ताव लाने में 2 माह लग गए और 2 माह में हमारे 120 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, बड़ी कुर्बानी दी है इस आंदोलन में। जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा तो ये आंदोलन आएगा समझ में कि 2 महीने आपको लग गए इतने से प्रस्ताव लाने में, तो आगे आपको कितना समय लगेगा। जो प्रस्ताव सरकार ने दिया है उसमें देखिए बहुत सारे संगठन हैं, 580 संगठन है, हर अपने संगठन के मुखिया का अलग अलग मत होता है। उन सबके मत को एक साथ आज मंथन करेंगे और मंथन करने के बाद जो निकल के आएगा
वो कल होने वाली 12 बजे से जो बैठक होगी वो हम सरकार के सामने रखेंगे। तो ये हमारा कक्कड़ जी, आप मेरे साथ डिबेट में 18 दिसंबर को भी मौजूद थे। उस दिन मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि अगर सरकार या कोर्ट की तरफ से अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है कि कुछ समय के लिए कानून टाल दिया जाए तो क्या आप मान जाएंगे? आपने कहा था कि इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। जी देखिए, मुझे 18 तारीख की डिबेट का तो पता नहीं है, और ये ऐसी राय हम लोगों की कई बार व्यक्तिगत भी हो जाती है, पर सामूहिक राय क्या है, क्योंकि सर्वसहमति हम बनाते हैं, बहुमत के आधार पर फैसला करने का मिजाज हमारा कभी नहीं रहा है। सर्वसहमति कैसे बनेगी, सब लोग एक राय कैसे होंगे, ये आज हमारे लिए भी बहुत अहम दिन है। और जो सहमति बनेगी उस सहमति से हम सरकार को अवगत कराएंगे, क्योंकि संयुक्त मोर्चा एक बड़ा परिवार संगठन है। वो जो राय लेता है उस राय पर सबको ईमानदारी के साथ अपना काम करना होता है। ठीक है अभय दुबे जी, क्या मान रहे हैं विपक्ष, क्या मान रहा है इस वक्त? अपनी जीत के तौर पर इसे देख रहा है या फिर ये समझ रहा है कि सरकार वाकई दबाव में थी, इस वजह से ये फैसला लेना पड़ा और बजट सत्र एक बड़ी चुनौती इस वक्त सरकार के सामने थी? मीनाक्षी जी देखिए, जो भी किसान संगठन निर्णय करेंगे, जो भी देश का अन्नदाता भाग्य विधाता किसान निर्णय करेगा, सभी प्रतिपक्षी दल उसके साथ सहमत है, इसमें कोई संदेह नहीं। मगर बीते 60 दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के लिए क्या सोचती है ये जग जाहिर हो गया। पहले इन्होंने कोशिश की कि आंसू गैस के बम से, लाठी चार्ज से किसानों को मना लिया जाए। उसके बाद बैठकों पर बैठक करके ये कोशिश की कि थका कर भगा दें। उसके बाद उन्हें आतंकी निरूपित करके बदनाम करने की कोशिश की। एनआईए के माध्यम से डराया, वन विभाग के लोगों ने छापे डाले और डराया। तो अंततः सरकार को ये समझ में आ गया कि अन्नदाता भाग्य विधाता किसान ही सही है और ये कानून काले हैं। नहीं, लेकिन अब जो सरकार ने दिया वो एक अल्टीमेट सोल्यूशन तो है ना कि 1.5 साल तक हम टालने के लिए तैयार है, तो अब तो आंदोलन खत्म होना चाहिए। 10 सेकंड का मौका। आंदोलन खत्म, देखिए आंदोलन खत्म करना किसानों को निर्णय लेना है, किसान भाइयों को निर्णय लेना है। नहीं, देश की विपक्षी पार्टी इस पर क्या सोचती है? नहीं, अगर आप सत्ता में होते, ये चुनौती आपके सामने होती तो आप भी ऐसा प्रस्ताव लेकर आते ना। मीनाक्षी जी, इतिहास साक्षी है। एक उदाहरण दीजिए, हम तो किसान भाइयों के कहने पे ही कानून बनाते। अभी जफर इस्लाम साहब को आपने सुना, उनका स्टार्टिंग स्टेटमेंट था कि ऑर्डिनेंस लाए तभी बात कर ली होती तो ये परिस्थितियां नहीं बनती, और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 5 पूंजीपतियों से बात की और ये कानून ले आए। कांग्रेस पार्टी होती तो अन्नदाता अब की बात करते हैं ना सर, अब अगर 1.5 साल के लिए सरकार टालने के लिए तैयार है तो अब आंदोलन खत्म होना चाहिए। विपक्ष क्या सोचता है? बिल्कुल, पहली बात तो मुझे लगता है राजनीति से प्रेरित है। जैसा तो आपने कहा, बजट सत्र के अलावा 5 राज्यों के चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता की भूख की प्राथमिकता है। जफर इस्लाम जी, फटाफट कमेंट कीजिए, फिर ब्रेक का वक्त हो रहा है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, आपने एक किसान संगठन के नेता से पूछा, आपने उनके संवेदनशीलता थी उनकी बातों में जो भी था। आप और एक अपोजिशन लीडर, जब हम कहते हैं कि भड़काने का काम करते हैं, ये गुमराह करने का काम करते हैं, ये आग लगाने का काम करते हैं, तो आपको सच्चाई आपके सामने पे ही जग जाहिर हो गया कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह की बातें हम कर रहे थे, और इन्होंने किस तरह से मोड़ के उसको किस तरह से जो है एक दूसरे तरीके से उसको पेश करने की कोशिश की। यही चीज हम बार बार कहना चाह रहे हैं कि अपोजिशन लीडर और अपोजिशन पार्टीज इसको बहुत नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट कर रही है, और जो किसान भाई बहनों को कहीं ना कहीं गुमराह करने के अरे चुप रहिए, गुमराह करने का काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं अभय दुबे जी, मैं आपसे आग्रह करके पूछना चाहता हूं कि आप देश के साथ, एक मिनट, अब बीच में मत बोलिए, मैंने नहीं बोला, आपने बड़ी गंदी आदत है बीच में बोलने की। एक आदमी को बोलने दी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि पूरे देश के सामने आप अभी चैनल पे बैठे, कह दीजिए कि जो सारे अपोजिशन, जो सारे आपके कार्यकाल में जब जितनी कमेटियां बनी गई थी, उनके रिकमेंडेशन को आपने क्यों एक्सेप्ट किया, तो उस वक्त क्यों खारिज नहीं किया? हमने तो उसी को इंप्लीमेंट किया है। कह दीजिए कि हमने उस वक्त धोखा किया किसान भाई बहनों के साथ, आज राजनीति कर रहे हैं। अगर आप उस पूरे रिकमेंडेशन, चाहे फाइनेंस कमीशन का हो, चाहे फार्मर ऑर्गेनाइजेशन का हो, चाहे वो किसानों को गुमराह किया गया, लेकिन जफर इस्लाम जी जो 2 प्रस्ताव भी आपकी तरफ से दिए गए हैं, नहीं, लेकिन जफर इस्लाम जी जो 2 प्रस्ताव भी आपकी तरफ से दिए गए हैं किसान संगठनों की तरफ से, तो ये बात भी आ रही है कि एमएसपी पर आप कुछ भी क्लियर कट नहीं बोल रहे और अभी भी टालने की स्ट्रैटेजी पर काम हो रहा है। ट्रैक्टर परेड को लेकर किसान अब भी अड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कल भी कोई आदेश जारी नहीं किया, लिहाजा अब सारा दारोमदार किसानों और दिल्ली पुलिस पर है।
राजपथ पर गणतंत्र दिवस पर जैसे आपने टैंकों को चलते देखा होगा, 125 millimeters. क्या दिल्ली बॉर्डर पर 26 जनवरी को ठीक वैसे ही ट्रैक्टर दौड़ेंगे? गणतंत्र दिवस परेड से पहले सैन्य बलों का रिहर्सल, क्या ठीक वैसी ही तैयारी ट्रैक्टर परेड की भी हो रही है? गणतंत्र दिवस के पर्व पर आप देश का शौर्य देखेंगे तो क्या किसानों की राष्ट्रभक्ति वाली झांकी भी दिखेगी? किसान संगठनों ने पूर्व फौजियों की मदद से पूरा प्लान तैयार कर लिया है। आप पूर्व फौजियों की जुबानी आगे का प्लान सुनिए। शांतिपूर्व आंदोलन चल रहा है जो कि राष्ट्र के लिए चल रहा है, तो यहाँ लगा सकता है, लेकिन इसको उन्होंने वो कर दिया कि नहीं ये आंदोलन है, तो हमने निकाल दिया। क्योंकि कल तक लगा रहे, हाँ कल तक लगाया था, लेकिन हमारे पास भी लेटर एक ने भेजा था, तो हम लोग कोई बात नहीं, हम सभी को बताएंगे। मेटल से हमारी पहचान नहीं है, पूरे सैनिक सारे आएंगे, पूरी जनता आएगी तो इसको हम देश को बचा पाएंगे, मेडल तो बचाएंगे नहीं। ट्रैक्टर परेड से ठीक पहले किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे पूर्व फौजियों को केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने नियम याद दिलाए। सेना के रिटायर्ड जवानों को निर्देश दिए कि वर्दी पहनकर मेडल लगाकर प्रदर्शन में न जाएं। ऐसे एक्शन पर पूर्व फौजी सवाल उठा रहे हैं। मैं एक सवाल सरकार पे करना चाहता हूं, उन जो अफसरशाही पे जो इन्होंने निकाला है, क्योंकि मैटर सैनिक का, मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस से हूं, लेकिन जब वो किसी डिबेट में बैठ के, किसी स्टूडियो में बैठ के मेडल लगा के चर्चा करते जो अधिकारी हैं, बड़े बड़े मूछों वाले, तमाम तमगे वाले, तो वहां क्यों लगाते हैं? क्या गणतंत्र दिवस होता है? क्या वो ऐसी कहीं न कहीं वो सत्ता पक्ष की बात करते हुए नजर आते हैं? जैसे तेज बहादुर मुद्दे पर जेडी बख्शी साहब ने कहा था, सरकार का पक्ष रखा था, तो वो मेडल का वहाँ क्या काम है? देश का किसान और सेना के पूर्व जवान आर पार की लड़ाई को तैयार है। बड़ी खबर ये भी आ रही है कि ट्रैक्टर परेड को लेकर तस्वीर साफ हो गई है, क्योंकि ट्रैक्टर परेड में सुप्रीम बाधा दूर हो गई। हम आपको ट्रैक्टर परेड की एक एक डिटेल बताएं, उससे पहले ट्रैक्टर परेड पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सुन लीजिए। किसानों की ट्रैक्टर रैली या किसी प्रदर्शन के खिलाफ सरकार की अर्जी पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं कि इस बारे में पुलिस को फैसला लेने दें। कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की दलील काम नहीं आई। किसान संगठनों के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट को किसानों का प्लान बताया। किसान आउटर रिंग रोड पर गणतंत्र दिवस मनाना चाहते हैं। इस दौरान शांति भंग की कोशिश नहीं की जाएगी। ट्रैक्टर परेड को लेकर बड़ी बात समझे तो कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। अटॉर्नी जनरल थ्रू दिल्ली पुलिस चाह रहे थे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई ऐसी रोक लगा दे जिससे कि ट्रैक्टर रैली न आए अंदर, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देशव्यापी किसानों को सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके को समझते हुए कानून की बात करते हुए कहा कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जो है उनका काम है, दिल्ली की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका काम है, वो करेंगे, वो व्यवस्था करेंगे, इसमें हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे। कोर्ट कुछ नहीं करेगी, ना रोक रही है ना अलाउ कर रही है, जैसा चाहे वो करेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों की ट्रैक्टर परेड की कानूनी बाधा 50% दूर हो गई है। 50% अब दिल्ली पुलिस के निर्णय पर निर्भर होगी। हालांकि किसान संगठनों का दावा है लाखों ट्रैक्टर कूच कर चुके हैं देश की राजधानी दिल्ली की तरफ। बहुत लोगों के मन में सवाल है कि क्या गणतंत्र दिवस की परेड में ट्रैक्टर परेड खलल डालेगी? इसका काउंटर प्लान किसान संगठनों ने खोज लिया है। राजपथ को इस समय सजाया जा रहा है एक भव्य गणतंत्र दिवस परेड के लिए। 26 जनवरी को देश की आन बान और शान को दर्शाते हुए एक भव्य परेड निकाली जाएगी। ठीक उसी तर्ज पर किसान आंदोलनकारी भी कुछ भूतपूर्व सैनिकों की मदद से उसी तर्ज पर एक रैली निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें झांकियों को भी दर्शाया जाएगा और उस किसान ट्रैक्टर रैली में भूतपूर्व सैनिक पंजाब और हरियाणा के भी भाग ले सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर परेड की रूपरेखा और पूरा ब्लूप्रिंट सेना के पूर्व अफसरों की अगुवाई में तैयार किया गया है। यानी सेना के ऐसे पूर्व अफसरों से किसान संगठनों ने संपर्क किया, मदद ली, जो गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा ले चुके हैं या फिर उन्हें परेड का अनुभव है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ में ट्रैक्टर परेड का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। सेना के पूर्व अफसरों ने परेड का खाका खींचा, रोड पर ट्रैक्टर के मूवमेंट का रूट मैप बनाया, ट्रैक्टर परेड से पहले रिहर्सल का प्लान बताया। किसान संगठनों से दिल्ली पुलिस ने मीटिंग की थी। मीटिंग में तर्क दिया था कि गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की संभावना हो सकती है। इसी आशंका को दूर करने के लिए सेना के पूर्व फौजियों की मदद ली गई। अभी किसानों के ट्रैक्टर परेड का रूट फाइनल नहीं है, लेकिन ट्रैक्टर परेड का नजारा कैसा होगा ये प्लान तैयार समझिए। आगे ट्रैक्टर पर तिरंगे झंडे होंगे और ट्रैक्टर के पीछे ट्रालियों में झांकियां होंगी। ये झांकियां कृषि कानूनों से किसानों को आने वाली दिक्कतों पर आधारित होंगी। गणतंत्र दिवस परेड में भारत की सैन्य और सामरिक शक्ति के बाद सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाया जाता है अलग अलग झांकियों में। वो झांकियां ट्रैक्टर और ट्रॉलीज पर होती हैं। उसी तर्ज पर किसान आंदोलनकारी भी ये विचार कर रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर तीनों किसान कानूनों से किसानों को क्या क्या समस्याएं हैं, इसकी झांकी भी निकाली जाएगी। इसके लिए सेना के भूतपूर्व सैनिकों की मदद भी ली जा रही है कि किस तरह से कितने ट्रैक्टरों की आवश्यकता होगी और कैसे ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसानों का परिवार दर्शाएंगे उन्हें नए कानूनों से क्या आपत्तियां। गणतंत्र दिवस पर राजपथ जैसे शक्ति पथ बन जाता है, राज्यों की सांस्कृतिक झांकियां निकलती हैं। ठीक वैसे ही किसान संगठन अपने ट्रैक्टर परेड में अलग अलग झांकियां निकालेंगे। अलग अलग राज्यों के किसान अपनी पीड़ा को झांकियों के माध्यम से दर्शाएंगे। 1965 की लड़ाई लड़ चुके पूर्व फौजियों में हिम्मत और हौसले की कमी नहीं। सेना में आप कभी सैनिक रहे हैं? हाँ जी, हमने 1965 की लड़ाई लड़ी है। आपने 1965 की लड़ाई लड़ी? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो सरकार करे, आपको भी मेडल मिला होगा? हमें 1965 की लड़ाई लड़ी है और गवर्नमेंट जो है ये देख लो हमारे से बेन्याय कर रही है। अब जे हमारी 75 साल की उम्र हो गई है, अब हमारे भाई बहन जितने हैं ये सड़कों पर रो रहे हैं। ठंडी हवा में कितनी मौत हो गई है, कितना यहाँ ये कभी अतवादी कह रहे हैं, कभी वक्फवादी कह रहे हैं। तो अब सबके जहन में सवाल यही कि प्रस्ताव आ गया है, लेकिन क्या इससे टकराव थमेगा? क्योंकि जो आंदोलन जारी है उस दिशा में ये सरकार की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है, प्रस्ताव है। लेकिन ट्रैक्टर रैली पर भी किसान और पुलिस की बैठक है। 3 राज्यों के पुलिस अधिकारी इस बैठक में शामिल रहेंगे। लेकिन देखना ही होगा कि सरकार के इस प्रस्ताव के बाद क्या ट्रैक्टर रैली की रूपरेखा में कोई बदलाव आ सकता है। हालांकि अभी तक किसानों को रैली को लेकर लिखित में मंजूरी नहीं मिली है। ट्रैक्टर रैली पर किसानों को समझाने की कोशिश जारी है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था का हवाला पुलिस अधिकारियों की तरफ से दिया गया है। सीमित संख्या में शामिल होंगे ट्रैक्टर, ये किसान संगठन कह रहे हैं। और दिल्ली के जो आउटर इलाका है रिंग रोड, वहां पर रैली निकाली जाएगी। तो ट्रैक्टर रैली पर किसान और पुलिस की 11 बजे ये अहम बैठक होने वाली है। तमाम मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णवीर चौधरी जी, जो प्रस्ताव अब सरकार की तरफ से आया है, अब ऐसे में 26 जनवरी को जो प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली है, क्या अब भी वो होनी चाहिए और कम से कम अब तो आंदोलन खत्म होना चाहिए? जी मीनाक्षी जी, ये बात सही है कि 26 तारीख जो जनवरी है वो देश का सबसे बड़ा पर्व है और सेना की शौर्य शक्ति को दुनिया को दिखाने का ये दिन है। और जिस तरीके से हमारे खुद किसान संगठनों के मित्र खुद ही ये कह रहे थे कि भाई सरकार इस कानून को टाल दे, 1 साल के लिए टाल दे, जल्दी क्या है, पूरी चर्चा हो जाए, विस्तार से चर्चा हो जाए। अब सरकार 1.5 साल तक का समय जो प्रस्तावित किया है, हमारा ही मानना, कक्का जी अभी बातचीत कर ही रहे हैं, राकेश टिकैत का भी यही कहना था और भी बहुत सारे साथियों का ये कहना था। अब तो काला सफेद एक एक शब्द पर खूब चर्चा हो जानी चाहिए और पूरे देश में हर प्रदेश के किसानों को साफ दिल से उनके मन में ये कहीं शंका ना बच जाए कहीं एक शब्द पर भी कि ये हमारे खिलाफ है।
जिस तरीके से किसानों के मन में एक डर और भय पैदा कर दिया गया, वो डर का निकलना देश के हित में है, किसान के हित में है। क्योंकि जब मन में किसी चीज का डर बैठ जाता है, भले ही वो बीमारी ना हो, लेकिन डर मार देता है आदमी को। उस डर की वजह से ही तो सारी समस्या जो हो रही थी। और जहां तक कमेटी का सवाल है, सारे पहले भी सरकार ने कहा था कमेटी बनाने का, बन जाएगी तो कमेटी पूरे देश के कोने कोने में जाके चर्चा करे, जिससे अब कल को नॉर्थ ईस्ट में भी किसी के मन में ना रहे, उड़ीसा में भी ना रहे, जम्मू कश्मीर में भी ना रहे। ऐसा नहीं है। बहुत बहुत साफ दिल से, खुले मन से जो प्रस्ताव सरकार ने दिया है, इसका मैं मानता हूं कि देश के कोने कोने के भाई, कल से ही जब से समाचार आया है, तमाम लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं कि भाई अब तो हर बिंदु पर बात हो जाएगी और इतना लंबा समय है कि कहीं कोई अंधेरे में नहीं रहेगा, ना कोई कल को काला कहे ना सहेगा। और अब कोई आवश्यकता नहीं है किसी तरीके के विरोध की या कोई ऐसा काम करने की जिससे कहीं कोई सुरक्षा का भी बड़ा मुद्दा है कि अब जरूरत नहीं है विरोध की और सुरक्षा बनाए रखना सबका दायित्व है। बलदेव सिंह सिरसा जी, क्या अब जो प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली है उसकी रूपरेखा बदल सकती है? देखिए, मेरी इन सब वक्तों से निवेदन करता हूं कि 2 मिनट में मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। मैं सारे जवाब दूंगा। जो प्रस्ताव कल सरकार ने रखा है उस पर भी, और जो 26 जनवरी की रैली है उस पर भी करूंगा, लेकिन मैं उससे पहले 1 मिनट की बात आपसे साझी करना चाहता हूं। मैं सभी से ये, जो हमारे साथ वक्ता बैठे हैं बीजेपी के हैं, इन्होंने एक शब्द बरता है डर का, कि डर सभी का खत्म होना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम पीसफुल तरीके से 2 महीने पहले पंजाब के रेलवे ट्रैकों पर रहे और कहीं फूल तक किसी को नहीं मारा। 2 महीने यहाँ पर हो गए, हमने कोई ऐसी कोई नहीं हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं हुआ कि जिसको हमने किसी की कोई आंच भी आई हो। लेकिन मैं एक पूछना चाहता हूं, जो हम पीसफुल तरीके से बैठे हैं, हमारे को डराने के लिए क्या किया? ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश प्रभारी हैं श्री राजेश भाटिया जी, इनकी तरफ से एक लेटर लिखा गया 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए। उन्होंने अपने वर्करों को, स्वयं सेवकों को कहा कि 26 जनवरी को किसान और हमारे को देशद्रोही और जालिम कहा कि ये लोग सरकार के साथ बातचीत में किसी अड़े हुए हैं, इसलिए इनको 26 जनवरी को रैली नहीं निकालने देनी। इन पर जो भी आप कार्रवाई करोगे, कोई भी हिंसक घटना आप करते हो, इनको मारो, काटो, कुछ भी करो, और हम विश्वास दिलाते हैं कि आप पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। और ये भी कहा है कि आपने अगली रणनीति के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के दफ्तर हैं, उनके साथ जो भी आपके साथ दफ्तर लगता है उनसे राब्ता कायम रखना। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो लेटर है, इस लेटर को हमने कल मंत्री साहब से बताया और आपके चैनल पर पहले भी 16 तारीख को चर्चा हो चुकी है। ये कहते हैं कि लेटर ये हमारी तरफ से नहीं है, किसी और ने। ये राजेश भाटिया जी कहते हैं कि इसने दुर्बर्ताव किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये लेटर बीजेपी का खुद मानते हैं कि इस पर किसी ने मतलब के दुर्बर्ताव की है। ठीक है, ये मैं पूछना चाहता हूं। चलिए सिरसा साहब, ये सवाल और ये आरोप आपका गंभीर है, आपका ये आरोप बहुत गंभीर है सिरसा साहब। हाँ, जवाब ले लेते हैं ना, 1 सेकंड में। आपका ये बहुत गंभीर आरोप है। मैं जफर इस्लाम जी के पास इस सवाल को ले जा रही हूँ। जफर इस्लाम जी, जो उन्होंने सवाल पूछा वो तो बीजेपी के किसी नेता का जिसका जिक्र कर रहे हैं, उनकी चिट्ठी का हवाला दे रहे हैं। ठीक है, मैं सर आपका ही सवाल पूछ रही हूँ। मैं इसे और बड़े पर्सपेक्टिव में आपके पास लेकर आ रही हूँ जफर इस्लाम जी। वो ये कह रहे हैं देशद्रोही बोल देना, खालिस्तानी बोल देना, डराना धमकाना, ये सारी बातें तो सरकार कर रही है। बलदेव जी को तो एनआईए का नोटिस तक थमाया गया है। यहां से सवाल ये कि सरकार ने भी तो अपनी तरफ से साम दाम दंड भेद की कोशिश की, जिस बात की शिकायत लगातार किसान संगठन कर रहे हैं। बाद में आया था नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम बराबर संवेदनशील तरीके से और बहुत ही अदब से उनके साथ पेश आते हैं और हम उनका मान सम्मान करते हैं। हमारे लिए अन्नदाता है और अन्नदाताओं का मान सम्मान करना हमारा जो है वो कर्तव्य है, हमारा धर्म भी है।
मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये लेटर के बारे में पहले जो है माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमारे प्रदेश के किसी भी कार्यकर्ता का लेटर नहीं है, किसी भी जो ऑफिस बेरर का लेटर नहीं है। ये गलत लेटर है और मैं आपको सीधे तौर से इस लेटर को खारिज करता हूं। अगर किसी ने लिखा भी होता, ये तो पहली बात गलत है, अगर किसी ने भी लिखा भी होता है बलदेव जी, तो इस लेटर को मैं खारिज करता यहीं पर। इसलिए एक मिनट, एक सेकंड, मेरी बात बोल लीजिए, फिर मैं आपकी बात सुना। बलदेव जी, मैं तुम खारिज कर दो, मैं एक मिनट नहीं, मैं एक मिनट फिर आपकी मेरी बात पूरी सुन लीजिए, इसके बाद आपकी बात सुनूंगा। मैं आपको बीच में बिल्कुल टोकूंगा नहीं। मैं कह रहा हूं कि देखिए, किसी को अधिकार नहीं है इस तरह का लेटर लिखने का। जो भी आपके चैनल पे बैठते हैं या लिखते हैं, ये अधिकृत होते हैं, ऑथराइज्ड होते हैं पार्टी की तरफ से कि कौन बोल सकता है, कौन लिख सकता है, कौन कह सकता है। नहीं, लेकिन तो जफर इस्लाम जी, इसके लिए हमें जैसे अधिकार है। नहीं, जफर इस्लाम जी वो यही शिकायत कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो बड़े अदब से बात करते हैं, बड़े सम्मान से बुलाते हैं, लेकिन जो बाकी जमीन पर लोग काम कर रहे हैं, वो उनकी छवि, किसानों की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बात की शिकायत कर रहे हैं बलदेव सिरसा। नहीं, मैं आपके सामने कंफर्म कर रहा हूं कि देखिए, इस तरह की बात में सच्चाई नहीं है। कोई गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर सकता है, आप और हमारे बीच में रिफ्ट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इस बात को आप भी खारिज करें, हम भी खारिज करें कि हमारे किसी कार्यकर्ताओं ने अगर ऐसी बात कहा भी होता तो उसको मैं बहस को अगले पड़ाव पर लेकर जा रही हूँ। मैं बहस को यहाँ पर अगले पड़ाव पर लेकर जा रही हूँ। कक्का जी, देखिए, एक आरोप जो किसान संगठनों के ऊपर भी लग रहा है, वो ये कि आपकी छवि भी जो है वो अड़ियल बनती जा रही है। और ये ऐसा नहीं है कि चर्चा यूं ही चल रही है सतही लेवल पर, सुप्रीम कोर्ट इस बात का जिक्र कर रहा है। मैं आपके सामने कुछ लाइंस पढ़ रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह कहा कि हर किसी के अपने विचार हैं, यहां तक कि न्यायाधीशों के भी अपने अपने विचार हैं। यहां एक संस्कृति बन गई है जिसे आप नहीं चाहते, उनका गलत चित्रण कर दिया जाए, यह नियम बन गया है। हमने जो कमेटी बनाई उसे फैसला सुनाने का अधिकार नहीं दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि समिति में सदस्यों की नियुक्ति नए कानूनों से प्रभावित हुए पक्षों की शिकायतों पर सिर्फ गौर करने के लिए थी। हमने फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने लेना था, कमेटी को फैसला नहीं लेना था, लेकिन आप लोगों ने सीधे सीधे कमेटी को ही रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि ये लोग तो कानून के पक्ष में लिख चुके हैं, बोल चुके हैं। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, हमने सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना नहीं की कि आप कमेटी बना दीजिए। तो हम क्यों जाए, जब सरकार से वार्ता हमारी चल रही है सौहार्दपूर्ण वातावरण में, निर्णय सरकार को ही करना होता है, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कार्यक्षेत्र बहुत अलग है, सरकार का बहुत अलग है। तो हमारी वार्ता ऑलरेडी चल रही है। लेकिन कक्का जी, आप नहीं कोर्ट जाना चाहते, लेकिन दूसरे पक्ष को तो हक है ना कोर्ट जाने का। अगर कोर्ट में एक पक्ष भी मूव हुआ है या कोई भी याचिका वहां पर लगाई गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना दायित्व निभाया है। और कोर्ट तो आप लोगों से ये शिकायत कर रहा है कि निजी विचारों को इस तरह से कहकर रिजेक्ट कर देना कि नहीं, वो तो कानून के पक्ष में पहले लिख चुके हैं, तो हम कमेटी को ही नहीं मानेंगे। तो ये तो अड़ियल रवैया है ना। ये किस तरह के सिस्टम को हम खड़ा कर रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल नहीं खड़ा कर रहे मीनाक्षी जी। हमने जिस पक्ष ने वो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया है, वो पक्ष जाए और अपना पक्ष रखे। हमने जब बार बार हम कह रहे हैं कि हम नहीं गए हैं और हमको कोई नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है कि आप आइए और अपना पक्ष रखिए, आज तक की तारीख पे नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का काम सिर्फ व्यूज को इकट्ठा करना था, उस कमेटी का काम सिर्फ फीडबैक लेना था, राय शुमारी करना था और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देना था। वो चाहती थी कि किसान भी बात करें, लेकिन किसान संगठन अगर ये कह देते हैं कि ये सारे लोग तो सरकार के लोग हैं, सरकार के बारे में सरकार का पक्ष लिख चुके हैं, आपने सीधे सीधे उन जो एक्सपर्ट्स थे उस क्षेत्र के, उनकी विश्वसनीयता को शून्य कर दिया। वो तो हमने ठीक किया, क्योंकि उनके आर्टिकल्स हैं, उनके विचार हमने सुने हैं। यही बात तो कह रहा है ना, कोर्ट यही बात कह रहा है कि हर किसी का अपना एक निजी विचार हो सकता है, जजेस का भी अपना एक निजी विचार हो सकता है। उनका निजी विचार है, वो देते रहे, कमेटी के सामने लेते रहे। परंतु हम बता रहे हैं, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमको ये चीज जानना चाहिए, जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से भी, आगे कहीं भी पूछेंगे जरूर
ये 4 नाम आपको कहां की आकाशवाणी के द्वारा पता चले कि यही देश के सर मेरे सबसे साथ मर्मज्ञ पैनल पर इससे पहले भी किसान संगठनों के नेता आए कक्का जी, मैंने उनसे भी पूछा कि चलिए आपको अगर सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर्स पे भरोसा नहीं, क्या आप 10 नाम सुझा सकते हैं? तो 10 नाम तो किसानों की तरफ से भी नहीं आ रहे, आप लोग सजेस्ट कर दीजिए कि इन 10 लोगों को जो है कमेटी में शामिल कर दिया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट हमसे पूछेगा कि 10 नाम सुझाइए, उस पर हम विचार करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने हमसे पूछा ही नहीं तो हम काहे को विचार करें? और सरकार से वार्ता हमारी चल रही है। ठीक है, ये बोलिए बात अभय जी। ठीक है अभय जी बोलिए। देखिए मीनाक्षी जी, जब ये समिति बना रही थी ना सुप्रीम कोर्ट, तो आपने सुप्रीम कोर्ट के तर्क नहीं सुने। उन्होंने कहा कि चूंकि कोर्ट इस विषय की जानकार नहीं है, इसलिए हम विशेषज्ञों की समिति बना रहे हैं और उनके निर्णय के आधार पर फिर हम अपना फैसला देंगे। तो जब समिति पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, ये प्रमाणित हो जाए, तो न्याय का सिद्धांत यही कहता है। नहीं अभय दुबे जी, नहीं एक सेकेंड अभय दुबे जी, मैंने जो अभी एक कोर्ट पढ़ा जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है, उन्होंने ये कहा कि हर किसी की एक निजी राय हो सकती है, जजेस की भी हो सकती है। फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेना था, कमेटी सिर्फ बनाई गई है फीडबैक लेने के लिए, सुझाव लेने के लिए, शिकायतें लेने के लिए, एक रिपोर्ट के लिए। कमेटी की रिपोर्ट पर फैसला नहीं होना था, फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेना था। देखिए एक बात साफ कर देना चाहता हूं, सरकार का यह निर्णय कि हम 1.5-2 साल तक के लिए स्थगित कर सकते हैं 18 संशोधन, तो ये पहला मुखौटा तो सरकार का उतर गया कि कितने बड़े स्तर पर ये काले कानून लाए गए थे, ये सरकार के प्रस्ताव से साफ हो जाता है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न है, तो सुप्रीम कोर्ट का इरादा उन्होंने पहले दिन व्यक्त कर दिया था। अब मुझे बताइए, ये कमेटी सिर्फ जो किसान कह रहे हैं वही थोड़ी कम्युनिकेट करेगी, वो कमेटी क्या विचार रखती है वो भी उसमें साथ सुप्रीम कोर्ट में देगी। और कमेटी के विचार आज भी सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के बाद मैंने आजाद भारत के इतिहास में नहीं सुना कि कोई समिति फिर इन कानूनों के पक्ष में अपना बयान दे। इन सभी सदस्यों ने इन कानूनों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के बाद भी मीडिया में बाइट दिया है। इससे साफ हो जाता है कि फटाफट क्लोजिंग कमेंट। आखिरी बात, समय कम है मेरे पास। जो परेड है मीनाक्षी जी, ये 11 बजे प्रस्तावित है और 10 बजे हमारी सरकार की स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस की परेड समाप्त हो जाती है। इसलिए इसमें डिस्ट्रक्शन के लिए किसानों ने नहीं तय किया है, उसमें नहीं। लेकिन अभय दुबे जी देखिए, यही तो बात है ना अभय दुबे जी, अगर गणतंत्र दिवस की परेड के दिन अगर किसान कह रहे हैं कि वो भी एक परेड निकालना चाहते हैं, बात ये समानांतर क्या किस तरह से परेड होगी? गणतंत्र दिवस की परेड देश की है, अध्यापकों का एक समूह निकल जाए कि हमें परेड करना है, पत्रकारों का एक समूह निकल जाए, बैंक्स में काम करने वालों का एक समूह निकल जाए, क्या मैसेज जा रहा है? सवाल यहां पर यह है, गणतंत्र दिवस की परेड देश की परेड है ना सर, तिरंगे को थामने की आजादी हमारे संविधान ने दी है सर। एक सिस्टम होता है ना सर, एक सिस्टम होता है। संविधान जिस दिन लागू हुआ उस दिन ये दर्शाने की कोशिश किसानों के द्वारा एक सिस्टम होता है ना कि सरकार संविधान की अवहेलना। बलदेव जी क्लोजिंग रिमार्क में आपसे लूंगी, ठीक है? अब एक बार उनको बोलने दीजिए। बलदेव जी क्लोजिंग रिमार्क, फिर वक्त ब्रेक का है, बोलिए सिरसा जी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो चिट्ठी है, इस चिट्ठी को उन्होंने जबानी नकार दिया, हम कैसे विश्वास करें? जो इस चिट्ठी के जरिए लोगों को मैसेज देना था वो तो उन्होंने दे दिया, वो लोगों तक सिरसा साहब, जफर इस्लाम जी राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और ऑन रिकॉर्ड उन्होंने हमारे प्रोग्राम में ये बात बोली है, तो आप यहां से ये आश्वासन ले सकते हैं, इस बात को आप कोट कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत जोड़ तोड़ से तोड़फोड़ तक पहुंच गई है। पार्टी जहां महापुरुषों को लेकर सियासी कार्ड खेल रही है, तो वहीं अब पश्चिम बंगाल में मूर्तियां अराजक तत्वों के निशाने पर हैं। माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। बंगाल चुनाव से पहले जिन महापुरुषों के नाम पर पार्टियां सियासी कार्ड खेल रही हैं, उनका एक दूसरा चेहरा ये भी है। हिंसा, हत्या और बदजुबानी के बीच सियासत मूर्तियों को तोड़ने तक पहुंच चुकी है। अराजक तत्वों की हरकतें देखिए, जो शायद इस मुगालते में रहते हैं कि चंद मूर्तियों को तोड़कर उनके सिद्धांतों और आदर्शों को तोड़ देंगे। स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर में प्राथमिक विद्यालय में लगे अलग अलग महापुरुषों की 6 मूर्तियां तोड़ी गई, जिनका मकसद इलाके में अपने वोट बैंक को साधना बताया जा रहा है। इस घटना के बाद इलाके में रोष है। वहीं बीजेपी ने मामले की शिकायत प्रशासन से की है। এটা তৃণমূলের কালচার, মনীষীদেরকে সম্মান দিচ্ছেন না, এটা তৃণমূলের কালচার। তৃণমূলের কখনো কেউ বলছে না যে বাংলার গর্ব নেতাজি সুভাষ, বাংলার গর্ব রাসবিহারী বসু, বাংলার গর্ব মমতা ব্যানার্জি, ওনারা বলছে তৃণমূল, তারা পুরোপুরি তৃণমূলই ভেঙেছে হয়তো। एक तरफ
टूटी मूर्तियां तो दूसरी तरफ मंचों से महापुरुषों को लेकर सियासत जारी है, जहां अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मुद्दा गरमाया हुआ है। बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं अब मोदी सरकार ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। बीजेपी का पराक्रम दिवस दीदी को रास नहीं आया, तो उन्होंने देश के नायक दिवस के तौर पर नेताजी की जयंती मनाने का ऐलान कर दिया। केंद्र की घोषणा करेছে না করেছে ইট ইজ देयर क्लियर মানে इट इज देयर डिस्क्रिएशन बट वी आर नॉट हैप्पी। पहले तो नेताजी का नाम मालूम ही नहीं था उनका, वो लोगों का। पहले तो बोला था सब फाइल देंगे, उसका बाद तो आधा दिया आधा नहीं दिया। चुनाव आते हैं तो बंगाल को नाम याद आता है, चुनाव चला जाता है तो बंगाल को भूल जाता है। ममता जी का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी नहीं है। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रमाण पत्र दिया है। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री दूसरी बार बनाया है, इसलिए ममता जी के प्रमाण पत्र की हमको आवश्यकता नहीं है। जनता प्रमाण पत्र देगी आने वाले विधानसभाओं में कि माओवादियों को संरक्षण देने वाली ममता जी सही है या इस देश के अंदर विकास का रास्ता दिखाने वाली भारतीय जनता पार्टी सही है। बंगाल की सियासत और हिंसा का चोली दामन का साथ है। ऐसे में महापुरुषों पर छिड़ी जंग के बाद अब मूर्तियों से तोड़फोड़ की तस्वीरें बंगाल में गिरती सियासत के स्तर की कहानी बयां कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की पिक्चर गैलरी में सावरकर की तस्वीर लगाने पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने क्रांतिकारियों के साथ सावरकर की तस्वीर लगाए जाने पर आपत्ति जताई। आखिर सावरकर का विरोध करके कैसे कांग्रेस फंस गई, रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर सावरकर के अतीत का पन्ना कांग्रेस ने खोला और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। अब की बार हमला राहुल गांधी ने नहीं बल्कि उनकी पार्टी के एमएलसी की तरफ से बोला गया। मामला उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में लगाई गई सावरकर की तस्वीर का है। मंगलवार को योगी ने पिक्चर गैलरी का लोकार्पण किया था, लेकिन गैलरी में सावरकर के चित्र पर कांग्रेस को आपत्ति है। कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने कहा कि जिस गैलरी में देश के क्रांतिकारियों के चित्र हैं, उसी गैलरी में रिहाई के बदले अंग्रेजों से माफी मांगने वाले सावरकर का चित्र क्यों लगाया गया। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के एमएलसी ये सब लोगों को इतिहास पता ही नहीं है। ये इतिहास सीमित रखना चाहते हैं परिवार तक की। कांग्रेस के एमएलसी को तो इतना ही देख लेना चाहिए जो उनकी नेता इंदिरा गांधी जी ने कहा था जब डाक टिकट दिया था, कहा था कुछ भी हो जाए मगर एक बड़े योद्धा थे, इन्होंने राष्ट्रभक्ति की गाथाएं लिखी हैं, ये सब उन्होंने कहा। कांग्रेस को अब जो राष्ट्रभक्त हैं इस देश के, जिनका इतिहास में नाम होना चाहिए था, उनको अपमान करना बंद करना चाहिए। कांग्रेस एमएलसी की तरफ से विधान परिषद से सावरकर की तस्वीर हटाने के लिए परिषद के सभापति रमेश यादव को चिट्ठी लिखी। सभापति रमेश यादव ने सावरकर की तस्वीर वाले मुद्दे पर विधान परिषद के प्रमुख सचिव को तथ्यों की जांच कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। सावरकर की तस्वीर पर कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस को इंदिरा गांधी की टिप्पणी याद दिलाई। जो यातनाएं सावरकर को दी गई, जिस तरह से उनका उत्पीड़न हुआ और जिस तरह से उनको लांछित करने का प्रयास किया गया, वो अपमानजनक है, त्रासद है। तब एक दो दलों के ऐसा कहने से कि इनका फोटो नहीं लगाया जाना चाहिए, एक राजनीतिक टिप्पणी है, इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता हम नहीं समझते। बीजेपी ने कांग्रेस पर क्रांतिकारी और राष्ट्रभक्ति सावरकर के अपमान का आरोप लगाया, लेकिन कांग्रेस की प्रतिक्रिया नहीं बदली। आजादी के आंदोलन में सावरकर जी की भूमिका को लेकर के पहले से ही गंभीर प्रश्न खड़े हैं। ये अपने आप में सच है कि सेलुलर जेल से उन्होंने कई बार माफीनामे लिखे। ये भी अपने आप में सच है कि माफी मिलने के बाद श्री सावरकर जी को लगातार पेंशन भी मिलती रही।